गुड मॉर्निंग क्लास। कल क्या पढ़े थे हम? हम्म। माइंड मैप पढ़े थे, अच्छा। और ठीक है। हमने अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन ये टॉपिक कल किया था, राइट? इसके अंदर वैसे क्या होता है, ये वैलिड होता है या वॉइड होता है? वॉइड होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वैलिड हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या एक्सेप्शंस थे उसके? ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था ना? क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा क्या? ये कहा था मैंने देखने के लिए। नहीं देखा क्वेश्चन? किसी ने भी नहीं देखा? देखा था दोनों ने? आया, समझ आया उसमें क्या कह रहा है वो? समझ नहीं आया? अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे करते हैं अभी इसको। मैं एक बार मॉड्यूल के अंदर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके, ये देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एक बार इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है ना। मिस्टर सोहन लाल सोल्ड 10 acres ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड। किसको सेल किया? मोहन लाल को। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, सोहन ने मोहन को अपना एक एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया है। ठीक है, और कितने अमाउंट का सेल किया है इसने? अमाउंट नहीं दे रखा, 10 acres दे रखा है अभी तक। अच्छा, कौन सी डेट को बेचा था? 25 सितंबर 2022 को सेल किया है। ठीक है, कितने अमाउंट का सेल किया है? 25 लाख का सेल किया है इसने। ओके, द प्रॉपर्टी पेपर्स mentioned a condition amongst the other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. छोटेलाल। क्या कहना चाह रहा है? हमने इसको मोहन को कितनी जमीन ट्रांसफर करी है? 10 एकड़ जमीन ट्रांसफर करी है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ दिस 10 एकड़ हमने ना ऐसा कर दिया, 9 एकड़ का और 1 एकड़ का। क्या किया? 9 एकड़ जमीन आप खुद की चॉइस से यूज कर सकते हो, मतलब उसको यूज करने में आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन रिमेनिंग 1 लाख रुपए, 1 करोड़ का जो वो है, 1 एकड़ का जो जमीन है, वो आपको क्या करना है? इसकी मर्जी के हिसाब से यूज करना है, या फिर छोटेलाल डिसाइड करेगा वो कैसे यूज करता है उसको। हु इज द सन ऑफ द सेलर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज। अब ये छोटेलाल कौन है? ये सोहन का बेटा है। ठीक है, ऑन 12 अक्टूबर 2022 मिस्टर सोहन डाइड लीविंग बिहाइंड हिज सन एंड लाइफ। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? सोहन लाल की बात कर रहे हैं। कौन है ये? बायर है कि सेलर है? सेलर है ना, सोहन ने तो सेल किया था ना, तो ये तो सेलर हुआ। अब ये कह रहे हैं कि सेलर जो है वो मर गया, यानी प्रॉपर्टी 25 सितंबर को ट्रांसफर करी थी, 12 अक्टूबर को ये कह रहे हैं कि इसकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई तो उसके पीछे से कौन बच रहा था बाकी? उसकी सन है, बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ होगा ये। ओके, हाँ ये लाइफ लिखा हुआ है। ऑन 15 अक्टूबर परचेजर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 acres ऑफ लैंड एंड ही डिनाइड एनी लैंड टू द सन। क्या कहा? जो 9 एकड़ जमीन थी उसके लिए तो मैंने कहा था ना कि आपकी चॉइस है, आप कैसे भी यूज कर लेना। दिख नहीं रहा? ये पूरा हट जाएगा। अब ठीक है, सही है। और करूं जूम? पीछे वालों का आ रहा है ना? ठीक है। अभी इसने यहाँ पे क्या कहा? 15 अक्टूबर को परचेजर ने, यानी परचेजर कौन था? सोहन या मोहन? मोहन।
मोहन ने क्या किया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और कितनी जमीन पे, पूरी की पूरी 10 एकड़ जमीन पे उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड डिनाइड एनी लैंड टू द सन, और उसने सन को कोई भी लैंड देने से मना कर दिया। किसके सन को? सोहन के सन को, है ना, सेलर के सन को, ठीक है। नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सूटेबल रिड्रेसल। अब ये क्या करना चाहता है? केस फाइल करना चाहता है और रिड्रेसल लेना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी प्रॉब्लम रेमेडी लेना चाहता है। इसका मतलब रेमेडी ले लो, रेमेडी लेना चाहता है वो, ठीक है। डिस्कस द अबव इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डिसाइड अपॉन छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। अब देखो, ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपको क्या प्रोविजन इसके अंदर कोट करना है, कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें। अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें इन क्वेश्चंस को? तो ये करने का बेस्ट तरीका आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और कैसे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि पूछ क्या रहा है, आखिर क्या टॉपिक पूछना चाह रहा है। वो ऑफर एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कि किस चीज की बात कर रहा है, नहीं दे रखा ना। तो अभी ये तो तुम लोगों को पता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ा है, उसके पीछे क्वेश्चन दे रखा है, तो जाहिर सी बात है उसी का ही होगा ना। लेकिन जब पूरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तब आपको समझ नहीं आएगा ये कहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि छोटेलाल जो था, ये कौन था? सोहन का सन था। अब ये अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है, मोहन के खिलाफ, तो क्या एक्शन रहेगा इसका? अच्छा, यहाँ पे हम एक केस को रेफर करेंगे, चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस। याद है क्या? याद है क्या हो रहा था उसमें? क्या थे उसके फैक्ट्स, क्या थे? चिन्नैया वर्सेस रमैया के क्या फैक्ट्स थे? हम्म 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 हम्म, ठीक है, सही बात है। फिर बाद में जब लेडी की डेथ हो जाती है तो उसने बेयर किया था क्या? मना कर दिया था। फिर क्या हुआ? ठीक है, हाँ, तो फिर जो उसके मामा थे वो केस फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर, राइट? यही हुआ था। और कोर्ट ने क्या कहा था कि वो डॉटर पैसे पे करने के लिए है क्या? ऑब्लाइज्ड है ना, एलिजिबल है ना वो पैसे देने के लिए, उसको देना चाहिए, मैंडेटरी है उसके लिए। ये सेम केस तुम्हारा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई किया ये चीज मैंने यहाँ पे? क्योंकि तुम ये देखो, सेलर था जो सोहन, ठीक है, प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रहा है? मोहन को कर रहा है। लेकिन इसने बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन डाला है कि 1 एकड़ जमीन जो है वो किसको मिलनी चाहिए? छोटेलाल को मिलनी चाहिए, यानी कि छोटेलाल अपने हिसाब से उस 1 एकड़ जमीन को यूज करेगा। फाइन। अब जब इसकी डेथ हो जाती है, उस वाले केस में भी याद करो डेथ हो गई थी, मदर की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ था? डॉटर जो अपने मामा को पैसे देने के लिए मना कर रही थी, यहाँ भी क्या हुआ? सोहन ने इसको अमाउंट देने के लिए मना कर दिया कि हम इसको कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे, है ना, मतलब वो जमीन नहीं देंगे, और पूरा का पूरा 10 एकड़ मेरा ही है। मोहन ये क्लेम कर रहा है। छोटेलाल क्या कर सकता है? उसको स्यू कर सकता है क्या? कर सकता है ना, बिल्कुल। तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला हिट हो रहा है। एक और कॉन्सेप्ट कौन सा हिट हो रहा है यहाँ पे? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, याद करो, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में एंटर हुआ है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है? वो 1 एकड़ जमीन किसके बेनिफिट के लिए है? छोटेलाल के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे ये स्यू कर सकता है क्या? अगर उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला तो स्यू कर सकता है। इसीलिए ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारे हिट हो रहे हैं ना। अब एक बार आंसर देखो इसका। देखो, सबसे पहले इन्होंने इसमें क्या किया है? कंसिडरेशन को डिफाइन कर दिया सेक्शन 2D के हिसाब से ना, पूरा 2D के हिसाब से तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। फिर कौन सा केस इन्होंने बताया यहाँ पे? चिन्नैया वर्सेस रमैया। और चिन्नैया वर्सेस रमैया भी हमने लीगल रूल्स के अंदर पढ़ा था, याद है क्या? कौन से वाले रूल में पढ़ा था ये? कौन से वाले रूल के अंदर पढ़ा था चिन्नैया वर्सेस रमैया? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, है ना, उसमें पढ़ा था। तो देखो वही सेम चीज लिखा हुआ है, इट इज इमटेरियल वेदर इट मूव्स फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये जो सेकंड वाला हमारा लीगल रूल था वो यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है।
हाँ बताओ। वो यहाँ नहीं लिख सकते। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। उसमें देखो, हाँ तुम कनेक्ट सही कर पा रही हो स्टोरी से, लेकिन वो एक जो लैंड था, है ना, दो एडजेसेंट लैंड से उसमें से एक बेचा गया था। वो बेचने के पीछे पर्पस क्या था हमारा? सिर्फ वो ही करना है, फैक्ट्री वगैरह नहीं लगानी, इंडस्ट्रियल यूज में नहीं लेना है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद उसमें क्या कहा था कि आगे आने वाले जो भी बायर्स होंगे उन सबके ऊपर वो क्लॉज एप्लीकेबल होगा, है ना। और जो ओरिजिनल वाला पर्सन था वो उनको कभी भी स्यू कर सकता है, ऐसा पढ़ा था ना हमने उसके अंदर। बट यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स तो नहीं है, यहाँ पे स्टोरी ऐसी तो नहीं है। यहाँ पे स्टोरी क्या है, चिन्नैया वर्सेस रमैया जैसी है, कि उसने अपने सन के उसके लिए बेनिफिट के लिए 1 एकड़ जमीन रिजर्व रखी थी, है ना। तो अब वो मर के चला गया, तो सामने वाला बायर यानी कि मोहन उसको नहीं दे रहा है वो जमीन। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? उसको स्यू करना चाहिए। क्यों स्यू करना चाहिए? क्योंकि भले ही मैंने तुम्हें कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दिया हो, लेकिन मेरे पापा तो दे के गए थे ना। मेरे पापा ने तो तुम्हें लैंड ट्रांसफर किया था ना। इसीलिए ये जो 1 एकड़ जमीन है वो मेरे विश के हिसाब से चलाई जाएगी, ऐसा। ओके। एक यहाँ पे ये वाला हो गया। देखो, इसी चीज को इन लोगों ने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक और यहाँ पे आ रहा है, देखो कोविनेंट वाला पॉइंट भी आ गया, है ना, वो भी देखो एक बार। Moreover, it is provided in law that in case of a covenant running with the land, where a person purchases the land with the notice that the owner of the land is bound by certain duties, यही चीज हमने वहां पढ़ी थी। The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller, यही लैंग्वेज हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ी थी कि सक्सेसर भी उसको एनफोर्स कर सकता था। कौन से वाले उसका था ये टॉपिक? प्रिविटी वाले का ही था ना। हाँ, तो प्रिविटी वाला भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो तुम सही कह रही हो एकदम, तुम कोविनेंट वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकती हो। लेकिन कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस हिट हो रहे हैं, सेफ साइड के लिए तुम सारे लिख दिया करो, अगर टाइम मैनेज हो पा रहा है तो, है ना। जैसे अभी ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने एक तो लीगल रूल का सेकंड पॉइंट हिट किया था, और एक हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला पॉइंट हिट किया है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फैक्ट्स किसी और से भी कनेक्टेड है, तो तुम दोनों पॉइंट्स लिख दो। जैसे इन्होंने लिखा है ना, ये बिल्कुल सही है। इन सच अ केस थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट, तो ये वही बात आ गई वापस से, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात ना। हेंस मिस्टर छोटे इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पेटिशन अगेंस्ट मोहनलाल। ये है। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल ज्यादा था, बट थोड़ा समझ आया क्या? थोड़ा बहुत 50-80% समझ आया। हुँ? कि इसको पढ़ के सबसे पहले तो है ना, कोई भी ऐसे केसेस आते हैं ना, उनको आराम से तसल्ली से पढ़ा करो। ओके, और पढ़ पढ़ के सारे फैक्ट्स को एक चार्ट के फॉर्म में बना दो, या अलग से कहीं पे नोट करते चलो कि इस डेट को इसने बेचा, इस डेट को सेल किया, इतने अमाउंट का था, ये कंडीशन थी, ऐसे साइड में रफ नोट्स हम जैसे बनाते ना वैसे बना दिया करो। तो तुम्हारा पूरा का पूरा उसका मतलब तुमने अपने पास नोट डाउन कर लिया अपने चार्ट के फॉर्म में, और फिर तुम्हारा उसका मीनिंग जो है वो इजीली डिराइव कर पाओगे, ऐसे। ठीक है, क्लियर है एकदम। एक क्वेश्चन इसमें और था ऊपर, वो इजी सा था, कमेंट का क्वेश्चन। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, कमेंट। क्या लिखेंगे इसके अंदर? कौन सा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर? हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही आएगा इसके अंदर। हाँ, तो रूल्स के अंदर हम लोगों ने शायद फोर्थ पॉइंट पढ़ा था, फिफ्थ था, फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो उतने ही अमाउंट का हो जितने अमाउंट का सामने वाले ने तुम्हें गुड्स दिया है या सर्विसेज दी है। उससे कम अमाउंट भी तुमने दिया है ना तो भी चलता है तो वो कंसिडरेशन ही है ना। तो बस सिर्फ उसी पॉइंट को तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और कोई एक्सप्लेन नहीं करोगे, सिर्फ एक वही चीज एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम इस तरीके से। ऐसे देखो, ऐसे सेंटेंसेस बना के इन्वर्टेड कॉमास दे करके ये कमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें फिर हम।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अदर इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। other essentials of a contract. अच्छा, अब है ना, हम लोगों ने याद है स्टार्टिंग में इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे सेक्शन 10 के हिसाब से। याद है कि क्या क्या थे उसके अंदर? ठीक है, उसके रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिया ना वो वाला वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। याद है, पढ़ लिया ना हमने? ठीक है, वो फर्स्ट वाले ही चैप्टर में पढ़ लिया था उसको ना। फिर उसके बाद वाला कौन सा था? इसेंशियल फ्री कंसेंट, है ना। वो फ्री कंसेंट जो है वो तुम्हारा इस चैप्टर में आएगा, उसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। और कौन से इसेंशियल्स थे उसको भी हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे ना। और कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, चैप्टर 2 में कवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो अब ये जो हमारे 2-4 बच रहे हैं ना इसेंशियल्स, उनको हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले। तभी चैप्टर का नाम ही क्या है? अदर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर 4 तरीके के ये इसेंशियल्स कवर करने वाले हैं। एक तो फ्री कंसेंट हो गया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, और एक लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है। ये 4 ही बच रहे हैं हमारे, है ना। उसके अलावा हम ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं। फाइन, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका सेक्शन नंबर जो है वो है 11। एवरी पर्सन is competent to contract. Every person is competent to contract who has attained the age of majority who is of sound mind is not disqualified by any law from contracting. Is not disqualified by any law from contracting.
ठीक है, ये सेक्शन क्या कह रहा है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, केपेबल होते हैं। हु हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, अच्छा मेजोरिटी अटेन करने की एज क्या होती है, 18, तो 18 या 18 प्लस जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेजर कहलाते हैं, राइट। तो जिस भी पर्सन ने 18 इयर्स की एज अटेन कर ली है वो हमारे लिए क्या है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, ठीक है। उससे कम एज के बच्चे अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ओके, देन हु इज ऑफ साउंड माइंडेड, यानी कोई ऐसा पर्सन जो जिसका मेंटल कंडीशन ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड मतलब उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। फाइन, अब क्यों हमने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया, क्योंकि जिस पर्सन का माइंड ही अनसाउंड है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड करेगा, पॉसिबल नहीं है ये, इस वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया। थर्ड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है किसी भी लॉ ने, यानी किसी भी कानून ने उसको मना नहीं कर रखा है या कोर्ट ने मना नहीं किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे। अगर मना कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे तो ये तीन पार्टीज हमारे लिए क्या है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है। इसका ऑपोजिट कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पिटेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 18 ईयर्स से कम की एज, यहाँ पे अनसाउंड माइंडेड, एंड यहाँ पे जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट करेंगे ये मेजोरिटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हम यही हेडिंग डालेंगे, एज ऑफ मेजोरिटी। Every person shall attain age of majority on completion of 18 years of age. जिस भी पर्सन ने 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है, अटेन कर लिया है, वो क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर लिखेंगे लॉज रिलेटिंग टू अ माइनर्स अग्रीमेंट। लॉज रिलेटिंग टू अ माइनर्स अग्रीमेंट, यानी अब इसकी क्या वैलिडिटी है क्या नहीं है, अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो इसके कॉन्ट्रैक्ट के कंसर्न में बनाए गए हैं। फर्स्ट लॉ हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, दैट इज agreement entered by or on behalf by और with करो इसको, और with a minor, agreement entered by or with a minor is void ab initio.
वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है? void from the beginning, right? ये क्या कह रहे हैं? अग्रीमेंट एंटर्ड बाय और विद अ माइनर. अच्छा, अग्रीमेंट एंटर्ड बाय माइनर यानी उसने कोई अग्रीमेंट एंटर किया है, या फिर विद अ माइनर, या फिर तुमने माइनर के साथ कोई अग्रीमेंट एंटर किया है, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? void ab initio बनेगा. ठीक है, अब void ab initio का मतलब होता है void from beginning. void from beginning. स्टार्टिंग से डे वन से लेके ही वो क्या है? वॉइड है. इस वजह से तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया है, हमने क्या वर्ड यूज किया? अग्रीमेंट वर्ड यूज किया. ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता है. क्यों नहीं बन सकता? वो वॉइड एब इनिशियो है, जिस दिन से एंटर हुआ है ना उस दिन से ही वो क्या है? वॉइड है, इनऑपरेटिव है. एनफोर्स कर सकते हैं क्या हम उसको? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इस वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम अग्रीमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. फाइन. अब इसके अंदर हम एक केस लॉ पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. केस का नाम लिखो मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. अब इस वाले केस में क्या हुआ था ये सुनो. एक माइनर था जिसने कि एक पर्सन से लोन लिया था. ठीक है, एक माइनर है, इस माइनर ने क्या किया है? एक लेंडर से लोन लिया है. ठीक है, लेंडर मतलब जो पैसे लेंड करता है यानी लोन पे देता है ना. तो माइनर ने क्या किया? इससे एक सर्टेन अमाउंट का क्या लिया था? लोन लिया था. फाइन. अब हम अगर लोन लेते हैं तो बदले में हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा हमें, राइट? तो इसने क्या किया था? माइनर ने इस लेंडर के पास अपनी एक प्रॉपर्टी थी, वो मॉर्टगेज पे रखी. मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखना ही होता है. मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखना होता है. तो इसने क्या किया? लेंडर के पास अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रख दी. ओके. अब क्या होता है? जब इस लोन को रीपे करने का टाइम आता है ना, तब ये माइनर पैसे नहीं देता है लेंडर को. ठीक है, तब माइनर ने पेमेंट लेंडर को नहीं किया. अब नहीं किया तो लेंडर ने क्या करा? सूट फाइल कर दिया इसके खिलाफ. कोर्ट में चला गया कि साहब मुझे है ना इससे इतने इतने पैसे दिलवाओ क्योंकि इसने मेरे से लोन ले रखा है. ओके. अब कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी गलती है कि तुमने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया. अब क्योंकि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो डे वन से ही क्या था? इनऑपरेटिव था, वॉइड एब इनिशियो था ये. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. अब जो अगर तुम सूट लेकर के कोर्ट में गए भी हो तो क्या तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे लेंडर का नुकसान हुआ था कि इसको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की वजह से कोई भी पैसा वापस रीपे नहीं हुआ. दूसरी चीज, अब तुम कहोगे कि चलो पैसा तो नहीं दिलाया, लेकिन ये सिक्योरिटी तो इसके पास रखी हुई है ना, इसने इसको बेच के पैसे क्यों नहीं रिकवर करे? ऐसे तो होता है कि अगर हम लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो जो उसके पास सिक्योरिटीज रखी हुई है वो उनको बेच के पैसा रिकवर कर सकता है. इसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये वो भी नहीं कर सकता है. ठीक है, ये चीज भी वो नहीं कर सकता. कुल मिलाकर के नुकसान किसका? लेंडर का, राइट? तो लेंडर यहाँ पे अगर कभी भी लोन्स वगैरह दे रहे हैं तो पहले तो ध्यान से देख के दो कि आप किसको लोन दे रहे हो. माइनर के साथ तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अभी सपोज करो ये गुड्स के भी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता ना, तो भी तुम माइनर से पैसे नहीं ले सकते हो, ये ध्यान रखना. ओके. तो माइनर को आप स्यू नहीं कर सकते. स्यू कर भी दिया तो कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं दिलवाएगा. ऐसा हुआ था इसके अंदर.
एक और बात, पूरा माइनर का कॉन्ट्रैक्ट हम जब पढ़ेंगे ना, इसमें 7-8 रूल्स आएंगे। सबके अंदर एक ही चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, माइनर कभी भी किसी को भी कोई भी पैसे पे नहीं करता है, चाहे वो अग्रीमेंट एंटर करके हो या विदाउट अग्रीमेंट हो। ओके, कोई अमाउंट देने के लिए वो कभी भी लायबल नहीं होता है। लेकिन अगर माइनर को किसी और से पैसे लेने हैं तो वो हम जरूर उसको दिलाएंगे। ठीक है, समझ आया मैंने क्या कहा? हम उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज जो है वो अराइज नहीं होने देंगे। मतलब पैसे देने नहीं है, लेकिन लेने सबसे है, ऐसा। ठीक है, माइनर जो है, माइनर किसी को भी पैसे देता नहीं है, लेकिन वो लेता सबसे है। सबसे का मतलब यह है कि जिस जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है और वो पैसे लेने के लिए एंटाइटल्ड है, तो कोर्ट उसको पैसे दिलवाएगा जरूर, लेकिन उसकी पॉकेट से कोई भी खर्चा नहीं होने देगा। ये एकदम यूनिवर्सल रूल है जो तुम्हें याद रखना है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और कहीं भी माइनर के प्रोविजंस आते हैं ना, किसी दूसरे लॉज में भी तुम अगर देखोगे ना, तो यही सेम प्रोविजन चलता है। माइनर कभी भी देता नहीं है, वो सिर्फ लेता है, ऐसा। ओके, ठीक है, फाइन। इस केस को लिखो। माइनर ने लोन लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी। माइनर डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन। इससे डिफॉल्ट कर दिया, तो लेंडर ने क्या किया? स्यूट फाइल किया। लेंडर फाइल्ड अ स्यूट ऑन माइनर। held minor was not liable to pay anything to the lender as the contract was void ab initio. As the contract was void ab initio. पॉइंटर्स मार्क कर देती हूं। इसने लोन दिया, बदले में इसने गिरवी रखा, फिर इसने डिफॉल्ट कर दिया लोन पे, तो लेंडर ने स्यूट फाइल कर दिया। स्यूट फाइल करा तो कोर्ट ने कहा कि माइनर कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, केस क्लियर है एकदम ये सबको ना?
माइनर को लोन दिया गया था, माइनर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसके ऊपर वो पेमेंट करने के लिए लायबिल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है लायबिल? वाई? बिकॉज ये माइनर है, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, डे वन से ही वो क्या है? वॉइड है। केस का नाम क्या है? मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। हमने कितने केसेस कर लिए अभी तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? 6 केसेस हो गए। ठीक है, याद है क्या नाम उनके? पहले वालों के नाम याद है? ठीक है। हम्म। शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ठीक है। हम्म। इंडेक्स बना रहे हैं क्या हम लोग केस लॉ का? इंडेक्स बना रहे हैं क्या? दुर्गादास, हाँ। इंडेक्स बाकी लोग बना रहे हैं क्या? बॉयज? नहीं? कब बनाएंगे? सितंबर बाद? हाँ, कब बनाएंगे? ये बना लो वरना केसेस याद नहीं रहेंगे। गर्ल्स को देखो बना लिए, याद है सारे। ठीक है। हाँ, अच्छा, किसने किसके ऊपर केस किया है यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से? लेंडर ने माइनर पे केस किया ना, तो धर्मोदास जो है वो माइनर है। ठीक है। मौरी बीबी ने इसको लोन दिया था, इससे रीपेमेंट नहीं किया था, तो बाद में फिर मौरी बीबी ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, फाइन है ये एकदम। ओके, सेकंड लिखो अब फिर इसमें। सेकंड रूल हम लिख रहे हैं, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है अप्रूवल। रैटिफिकेशन वर्ड का मीनिंग है अप्रूवल। अच्छा, एक माइनर ने जब वो 18 ईयर्स से कम का था तब उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था। ठीक है, बाद में जब वो 18 प्लस हो गया ना, तो 18 प्लस होने के बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना चाहता है। अप्रूव करने का मतलब क्या है कि पहले तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड एब इनिशियो था, लेकिन अब मैं मेजर बन गया हूं, अब मेरे अंदर इतनी सूझबूझ है, समझदारी है, मैं क्या करना चाहता हूं? इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से एनफोर्सेबल बनाना चाहता हूं, है ना? यानी कि उसको रैटिफाई करना चाहता हूं। रैटिफाई करने का सिंपल मतलब होता है किसी भी गलत काम को सही करना। क्या ये इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को मेजर बनने के बाद रैटिफाई कर सकता है क्या? रैटिफाई कर सकते हो क्या? आप किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से वैलिड बना सकते हो क्या? क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनर के ऊपर भी यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि भले ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर तब किया था जब माइनर थे, अब वो जब तुमने एंटर किया ना, डे वन से ही वॉइड एब इनिशियो है। तुम अगर यूं सोचो कि 18 साल का होने के बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से वैलिड बना दूंगा, यानी उसको रैटिफाई कर दूंगा अप्रूव करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर अब आप उसको दोबारा से परफॉर्म करना चाहते हो ना, तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो 18 के होने के बाद, ऐसा। ठीक है, तो 18 इयर्स प्लस के बाद आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हो। बाकी पहले का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बाद में चल के वैलिड नहीं बनता है। ये मतलब है यहाँ पे रैटिफिकेशन का। ओके, तो इसके अंदर लिखो, अ माइनर कैन नॉट रैटिफाई a minor cannot ratify the agreement
on attaining majority as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified. ठीक है, नोटिंग हो गया सबका? डन। तो अभी हमने दो रूल्स क्या क्या देखे हैं माइनर के। पहला क्या था? ओके, एंड ये वाला नो रैटिफिकेशन और अटेनिंग मेजोरिटी। ओके, अभी थर्ड लिखो इसके अंदर। माइनर कैन take the benefits of a contract. Minor can take the benefits of a contract. A minor is not bound by a contract but he can enter a contract to bind others. He can enter a contract to bind others. And accept the benefits of that contract. अच्छा, माइनर दूसरे को स्यू कर सकता है क्या उससे पैसे लेने के लिए? है ना, वो तो ये कर सकता है। अच्छा, कोई और माइनर को स्यू कर सकता है माइनर से पैसे लेने के लिए? नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये लैंग्वेज यही बोल रही है, माइनर खुद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाउंड नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे को बाइंडिंग बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। इसका यही मतलब है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसे देने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, लेकिन दूसरे से मांगने होंगे तो वो मैं जरूर मांग सकता हूं उससे, है ना। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर माइनर एक बेनिफिशियरी है, वो बेनिफिट्स लेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर टू टेक द बेनिफिट्स, वो वैलिड है, लेकिन अगर पेमेंट करना है कुछ तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि ये खुद क्या है? बाउंड नहीं है, लेकिन ये दूसरों को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है।
ठीक है ये? ओके, नेक्स्ट लिखो फिर, फोर्थ पॉइंट, a minor can always plead minority. A minor can always plead minority. He can plead minority and is not stopped from doing so even if he has taken any loan by falsely representing himself as a major. एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना, रूल ऑफ एस्टॉपल does not apply to a minor. सबसे पहले प्लीड वर्ड का मतलब समझो। प्लीड करने का मतलब क्या होता है, हम जब भी कोर्ट में कोई अर्जी लगा रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है प्लीड करना। ठीक है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करना, कोर्ट के सामने अर्जी लगाना या कोई भी अपनी बात रखना इज कॉल्ड प्लीड। ठीक है, अच्छा ये जो है ये अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है, मतलब कल को अगर इसके ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया ना कि ये पैसे नहीं दे रहा है, कि कल को अगर किसी ने इसके ऊपर केस फाइल कर दिया ना कि ये लोन रीपे नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ, तो ऐसी सिचुएशन में ये कोर्ट को ऐसा बोल सकता है कि मैं तो माइनर हूं, है ना, और प्लस क्या ये बोलते हुए कि मैंने तो ऐसा कभी लोन लिया ही नहीं था इससे, मतलब ये झूठ भी बोल सकता है कोर्ट में। इस वजह से हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे एस्टॉपल वाली चीज लिखी। एस्टॉपल का वैसे मीनिंग क्या होता है, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट। अच्छा इसने क्या किया था, चतुराई से पहले लोन ले लिया, क्या बोल करके कि नहीं नहीं मैं तो मेजर हूं, है ना, लेंडर से लोन ले लिया ये बोल के कि मैं मेजर हूं। अच्छा बाद में जब उसने उसको लोन दे दिया, ये लोन का रीपेमेंट कर नहीं रहा है, कोर्ट में केस चला गया, तो कोर्ट को जाके बोलता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला इसको, मैंने तो बताया था इसको कि मैं माइनर हूं। इसका मतलब उसने क्या किया, अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर दिए, यानी वो डिनाई कर रहा है उस फैक्ट को। अच्छा एस्टॉपल का मतलब होता है कि हम सामने वाले को स्टॉप कर रहे हैं फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट, मतलब हम आपको मुकरने नहीं देंगे आपकी बात से। सही है, लेकिन क्या एस्टॉपल माइनर के ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा, मतलब उस माइनर को हम मुकरने दे रहे हैं अपनी बात से, यही मतलब हुआ ना। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट डिनाई। यहां पे हम कह रहे हैं एस्टॉपल इसके ऊपर नहीं लगेगा, इट मींस माइनर कैन डिनाई द फैक्ट, यही हुआ ना मतलब इसका। मतलब पहले तो उसने बोल दिया कि मैं क्या हूं, मेजर हूं, झूठ बोल के उसने लोन भी ले लिया, कोर्ट में केस चला गया, तो कोर्ट को जाके बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं तो माइनर हूं, मैंने बताया था इनको कि मैं माइनर हूं। आया समझ में, अगर वो ऐसा करता है तो कोर्ट उसको ऐसा करना अलाउ करेगा। ठीक है, मतलब ही विल नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, ही कैन डिनाई, ऐसा मतलब है इसका। आया समझ, मतलब उसकी तो सारी गलतियां माफ है, ऐसे समझो।
है ना, उसकी सारी गलतियां माफ है, वो चाहे पैसे ले ले चाहे कुछ भी कर ले, उसको हमने एग्जाम्प्ट कर रखा है। कोई माइनर है क्या यहाँ पे? फायदा मत उठाना इस प्रोविजन का। है क्या माइनर कोई? अच्छा, माइनर्स हैं। ठीक है ठीक है, चलो एक बार इसका है ना चार्ट बना लो, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। एक माइनर है, उसने लेंडर से लोन लिया बाय सेइंग दैट ही इज अ मेजर। फिर माइनर ने लेटर क्या किया, उस लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया। लेटर डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। तो फिर लेंडर ने क्या किया, फाइल्ड अ सूट ऑन हिम। लेंडर फाइल्ड अ सूट ऑन हिम can deny the fact that he did not say so। बेसिकली हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं डॉटेड लाइन बना रही हूं, मतलब उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, वो कोर्ट में इस फैक्ट को डिनाई कर सकता है। कैन डिनाई द फैक्ट दैट ही डिड नॉट से सो। इसी का ही मतलब होता है माइनॉरिटी प्लीड करना। मतलब वो अपने डिफेंस में ऐसा बोल रहा है कि मैं तो साहब माइनर हूं, मैं थोड़ी ना पैसे पे करूंगा, मैं तो एलिजिबल हूं ही नहीं पेमेंट करने के लिए। एक नीचे नोट डाल के और लिख लो, but if he has not spent the amount of loan then he can be asked by the court to repay the money back। अगर तुमने लोन का पैसा अभी तक खर्च नहीं किया है तो फिर उसको लौटा दो, और अगर खर्च कर लिया है तो फिर हम आपको नहीं बोल सकते रिटर्न करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटर्स और आएंगे, उनको हम लोग कल कवर कर लेते हैं। जिन्होंने लिख लिया एक बार ज्वाइन कर लो ना ऐप को। इसको पढ़ के आना एक बार, इसमें कुछ भी डाउट होना तो मुझे कल बताना। पहले हम ये ले लेंगे फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे।